हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, न्यू सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटिकल साइंस। अब आप कहोगे देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, दे बोथ आर जस्ट टू डिफरेंट नेम विद द सेम बोरिंग सिलेबस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहाँ पे क्या आपको टाइम टू टाइम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है? क्या वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन अच्छे से होता है? क्या आपके लोकेलिटी में रोड सेफ है? क्या आपके लोकेलिटी में आपके खेलने के लिए गार्डन्स और ग्राउंड्स है? ये तो बाहर की बातें हो गई। क्या आपके घर में आपके मम्मी पापा पेट्रोल और सिलेंडर के बढ़ते प्राइस की वजह से परेशान है? अगर आप इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को भी सफ़र करते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके एडल्ट्स की गलती है। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने और आपने सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया और आज उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आपको डरा नहीं रहा हो, बस एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि सोशल स्टडी जितना ईजी सब्जेक्ट है, जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो उतना ही उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट से। उसके पहले जानेंगे सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सिविक्स जो है वो एक सिटीजन के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है हमें, वेयरएज पॉलिटिकल साइंस जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, हमारी कंट्री के इंटरनेशनल अफेयर्स, इन सब चीज़ों के बारे में अपने को बताता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है और किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी 3 साल सिविक्स में ध्यान नहीं दिया, डरिए मत, अब हम उनके लिए क्विक रिविजन करेंगे। ओके, तो 3 सालों में आपने सिविक्स में क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और पढ़ा पॉलिटिकल सिस्टम या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो क्या है ये 3 चीज़ें? स्टार्ट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में। मैटर करता है आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप रहते हो अर्बन एरियाज में यानी सिटीज़ में, तो आपके यहाँ पे कौन गवर्न करेगा? म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, यही अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो यानी कि गाँव साइड पे, तो वहाँ पे कौन गवर्न करेगा? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये हो गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें अपन ने पढ़ा डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के बारे में। कौन से है डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स? फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। याद रखिए इन 3 पिलर्स को। इन 3 पिलर्स के अलावा एक चौथा पिलर भी है जो है मीडिया, जो काम करता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। ठीक है, उसके पहले लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लॉज मेकिंग का। ठीक है, सेकंड एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा? अभी जो लॉज बनाए हैं इन्हीं लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम। ठीक है, और थर्ड आती है जुडिशरी। वो क्या काम करती है? बेसिकली जुडिशरी जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करती है। जस्टिस प्रोवाइड करने के अलावा कुछ डिस्प्यूट्स हो गए यानी कुछ झगड़े हो गए, कुछ मतभेद, तो उन्हें सॉल्व करने का काम भी कौन करती है? जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैसा है इंडिया का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर? तो इंडिया में जो है वो है फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें सारी की सारी पावर किसी एक सुप्रीम अथॉरिटी के पास नहीं रहेगी, बल्कि उस पावर को अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर कोई एक लेवल, एक बॉडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो बाकी की बॉडीज उनके ऊपर एक्शन ले सकती है और उन्हें सस्पेंड भी कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, फिर पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में और उसके रिजल्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बहुत सारे रीजन थे। एक लॉन्ग टर्म रीजन ये था कि सारी कंट्रीज, यूरोपियन नेशन सारे जर्मनी से डरते थे, और एक इमीडिएट कॉज ये था कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंस था, प्रिंस फर्डिनेंड समथिंग। ओके, ऑस्ट्रियन प्रिंस और अपनी प्रिंसेस के साथ में सर्बिया गया था घूमने के लिए। तो सर्बिया ने क्या किया? उस प्रिंस और प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर दिया, उन्हें शूट कर दिया। तो फिर ऑस्ट्रिया ने उन्हें 11 डिमांड्स रखी उनके सामने कि अगर आप इन 11 डिमांड्स को फुलफिल करते हो तो हम आपको फॉरगिव कर देंगे। लेकिन ऑस्ट्रिया के पास में क्योंकि रशिया का सपोर्ट था, सर्बिया के पास में क्योंकि रशिया का सपोर्ट था, तो सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के डिमांड्स को रिफ्यूज कर दिया। तो ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे। अब क्योंकि सर्बिया के ऊपर अटैक हो गया है, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया रशिया ने। अब क्योंकि रशिया ने अटैक किया ऑस्ट्रिया पे, तो ऑस्ट्रिया के पास भी जर्मनी का सपोर्ट था, तो रशिया के ऊपर अटैक कर दिया जर्मनी ने। तो ऐसे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करती गई, 2 ग्रुप्स में झगड़ा होता गया, और ऐसे 86 नेशंस ने आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। यूएसए उस पीरियड में इन सब चीज़ों से दूर था, लेकिन एक शिप जा रही थी इंग्लैंड की। उस इंग्लैंड के शिप के अंदर कुछ 10 to 11 पैसेंजर जो थे वो यूएसए के थे, और जर्मनी ने अटैक किया उस शिप के ऊपर। वो शिप डूब गई और उसके साथ डूब गए वो 10 to 11 अमेरिकन्स। तो सिर्फ उन 10 to 11 अमेरिकन्स का रिवेंज लेने के लिए अमेरिका ने अटैक किया जर्मनी के ऊपर, और तब जाके एंड हुआ अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में दोनों ग्रुप्स को बहुत डैमेजेस हुए,
जर्मनी के ऊपर सारे नेशंस ने ब्लेम किया कि जर्मनी की वजह से ही सब वॉर हुआ है। ओके, और तब फॉर्म हुई लीग ऑफ नेशन, ताकि वापस से कोई वॉर ना हो। लीग ऑफ नेशन जो है कि इंटरनेशनल मशीनरी है जिनका मेन पर्पस है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना। ओके, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सारे नेशंस तभी जर्मनी को ब्लेम कर रहे थे कि जर्मनी की गलती की वजह से वॉर हुआ और जर्मनी को बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करने पड़े। और कल तक जर्मनी एक पावरफुल नेशन था, लेकिन अब वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, पोवर्टी चल रही थी। तो जर्मन्स का फेथ हट गया डेमोक्रेसी पे। ओके, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में कुछ इस तरीके का इवेंट हुआ कि जो जर्मन एम्परर था वो जर्मनी को छोड़कर भाग गया। ओके, तो जर्मन में जो मोनार्की सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया लीग ऑफ नेशन के द्वारा, और मोनार्की सिस्टम को एंड करने के बाद में आई वहाँ पे डेमोक्रेसी। सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स थे यूरोप में जो जहाँ पे मोनार्की सिस्टम को हटाकर डेमोक्रेसी को लाया गया। किसी भी नेशन में से जब सिटीजन्स का फेथ हट जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर से, तब वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप आए। इसी बात का एडवांटेज लिया एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने एंटर किया पॉलिटिक्स में, उसने ज्वाइन की सोशलिस्ट पार्टी, फिर आगे जाके उसका नाम चेंज किया नाजी पार्टी में। ओके, और वो इलेक्शन जीत गया मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, और जैसे ही वो इलेक्शन जीता विद इन 3 मंथ उसने डेमोक्रेसी को एंड कर दिया और डिक्टेटरशिप लाई। डिक्टेटरशिप के आने के बाद में उसने अपने जर्मन सिटीजन्स को फोर्स किया कि वो पूरे यूरोपियन नेशन को कैप्चर करे, पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करे, और तब जाके स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो और भी खतरनाक थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद में जर्मनी का जो टेरर था वापस से बन गया, सारे यूरोपियन नेशन वापस जर्मनी से डरने लग गए। तो जर्मनी ने धीरे धीरे एक एक नेशन को टारगेट किया। जर्मनी ने इस तरफ हरा दिया फ्रांस और ब्रिटेन जैसे नेशंस को। अब जर्मनी का टारगेट था सोवियत यूनियन यानी रशिया। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने जाके सोवियत यूनियन को कहा कि मैं पोलैंड पे अटैक करने वाला हूँ। ओके, लेकिन हम पोलैंड पे अटैक करने के बाद में पोलैंड को खुद नहीं रखेंगे, पोलैंड को हम आपको गिफ्ट करेंगे। तो सोवियत यूनियन ने पूछा ऐसा क्यों? तो जर्मनी ने कहा कि आपके यहाँ पे लैंड बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपका फूड कल्टिवेशन ज़्यादा होता है, फूड ग्रेन ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो आप 10 साल तक हमें फूड ग्रेन दो और बदले में हम आपको पोलैंड एज ए गिफ्ट देंगे। ओके, लेकिन हम पोलैंड को जब कैप्चर करेंगे तो आप अपनी पूरी की पूरी आर्म फोर्स को एक साथ ही वहाँ पे रेडी रखना, ताकि आप फट से उसे कैप्चर कर सको जैसे हम उसे हरा दें। तो वैसे ही होता है जैसे जर्मनी ने प्लान किया था। ओके, जैसे ही सारी की सारी सोवियत यूनियन की आर्मी आती है पोलैंड की तरफ, तो जर्मन सोल्जर्स उस पोलैंड आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा एरिया था और इनके सोल्जर्स को मारने के लिए ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ा। तो इसके लिए जर्मनी ने प्लान किया कि सारे सोल्जर्स को लालच देके एक ही जगह पे बुलाया जाएगा और एक ही साथ मारा जाएगा। ओके, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ जर्मनी ने जैसे ही अटैक किया, आधे सोल्जर्स को तो उन्होंने मार दिया भगा भगा के, लेकिन कुछ सोल्जर्स जो है वापस से सोवियत यूनियन की तरफ भाग गए। और जो ऊपर का पोर्शन था सोवियत यूनियन का, ये बहुत ही कोल्ड रीजन था। तो जो सोवियत यूनियन के सोल्जर्स थे वो तो इस कोल्ड सीजन को सर्वाइव कर पाए, लेकिन जर्मन सोल्जर्स इस कोल्ड सीजन को सर्वाइव नहीं कर पाए और वो हार गए। उसी सेम टाइम पे कुछ ऐसा सीन हुआ कि यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया, और फिर उसी पीरियड में यूएसए भी आई और यूएसए ने भी जर्मनी के ऊपर अटैक किया। तो एक वॉर जैसी क्रिएट हो गई थी। एक ही टाइम पे जर्मनी को पार्शियली रूस वाले हरा रहे थे और पार्शियली यूएसए अटैक कर रहा था। इसके बाद में खत्म होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। ऐसा कोई वॉर वापस ना हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी कई ज़्यादा डैमेज हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके लिए एक इंटरनेशनल मशीनरी फॉर्म हुई वापस एक बार, जिसका नाम था यूएनओ। यूएनओ सक्सेसफुल हो पाई और आज के डेट में भी यूएनओ अच्छे से अपना काम कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 6 साल तक, 1939 से लेकर 1945 तक। ओके, उसके बाद में यूएनओ फॉर्म हुई, यूएनओ सक्सेसफुल हो गई। ओके, फिर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल क्राइसिस 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद में यूएनओ को इस्टेब्लिश किया गया, यूएनओ सक्सेसफुल रहा। ओके, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए, और इकोनॉमिकल क्राइसिस के आने के बाद पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसे नेशंस थे जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे। फिर इन्हें सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया गया था। वो 2 नेशंस थे यूएसए और सोवियत यूनियन। 1947 में स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ऐसा वॉर था हिस्ट्री में जो सबसे लंबा था। ओके, 44 इयर्स तक कोल्ड वॉर चला, और ये ऐसा वॉर था जिसमें एक भी गोली नहीं चली, वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत सीरियस टेंशन का माहौल था पूरे वर्ल्ड में। ओके, लोगों के अंदर डर था कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह वापस एक वॉर होगा, जब उसको लीड करेंगे 2 नेशन, जो कि होंगे यूएसए और सोवियत यूनियन। ये सारे नेशंस ने अपने अपने लीडर को चूज किया। कुछ नेशंस गए यूएसए के फेवर में और कुछ नेशंस गए सोवियत यूनियन के फेवर में।
इसके अलावा न्यूक्लियर रेस चालू हो गई। ओके, यहाँ पे एक टर्म अपने को देखने को मिलता है, वो है बाइपोलराइजेशन। क्या होता है बाइपोलराइजेशन? बाइपोलराइजेशन यानी कि दो ग्रुप्स में बढ़ जाना। ओके, दो ग्रुप्स कौन से थे? वो यूएसए की एक ग्रुप थी और सोवियत यूनियन की ग्रुप थी। तो 44 ईयर्स तक ये वॉर चलता रहा। जब वर्ल्ड के सारे नेशंस अपनी अपनी टीम को चूज कर रहे थे, तब इंडिया ने कुछ अलग किया। इंडिया ने स्टार्ट किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उसको लीड किया आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बाकी नेशंस को भी कन्विंस किया कि वो ना ही यूएसए की टीम में जाए, ना ही सोवियत यूनियन की टीम में जाए। इन्हें इतने सालों के बाद, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में इंडिपेंडेंस मिली है, तो वो नॉन अलाइनमेंट टीम में ही रहे। तो कोल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? 44 ईयर्स तक कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद में हुआ ये कि सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा एरिया था। सोवियत यूनियन अब 15 डिफरेंट नेशंस में डिवाइड हो चुका था। ओके, तो इस वजह से अब अल्टीमेटली सुपर पावर कौन बन गया? यूएसए। कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से था कि हर नेशन के अंदर एक आर्म रेस स्टार्ट हुई कि किस नेशन के पास में कितने बड़ी बड़ी आर्म मशीनरीज है, कितने बड़ी बड़ी वॉर मशीनरीज है, किस नेशन के पास में न्यूक्लियर वेपन है। ओके, एक ऐसा कंपटीशन आ गया। लोग और नेशन वॉर में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे, रेदर देन खुद की डेवलपमेंट, अपने सराउंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। वॉर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जिस तरीके से इंडिया ने फॉर्म की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रहे थे। सोवियत यूनियन की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, यूएसए के कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे। ओके, यूएसए ने एक ऑर्गेनाइजेशन निकाली थी जिसका नाम था नाटो। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कुछ नेशन थे, ये नेशंस जो थे वो यूएसए के फेवर में थे, यानी कि इनकेस कभी वॉर होता है यूएसए का सोवियत यूनियन के साथ में, तो ये नेशंस यूएसए की हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो अपने को एक नया इवेंट देखने को मिला, वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ग्लोब के सारे नेशंस एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली ट्रेड कर रहे थे। आज के डेट में हर नेशन नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल एक नहीं तो दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है फॉर वन रीजन और एनी अदर। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। उसी तरीके से कोई भी नेशन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, हर नेशन को दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। तो इस टर्म को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोब के सारे नेशन एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में जो सेलफोन्स है, जो लैपटॉप है आपके सामने, जो भी स्क्रीन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरीज है आपके सराउंडिंग में, वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज कहाँ से आती है? चाइना इंपोर्टेड होती है, चाइना से आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि इंडिया भी चाइना को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, कॉटन हो गया, कॉपर हो गया, अलॉय हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी नंबर्स ऑफ चीज़ें होती है जो रैपिडली कंटिन्यूसली एक्सचेंज होती रहती है फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, आप जो व्हीकल ड्राइव करते हो, उस व्हीकल के अंदर जो फ्यूल डलता है वो भी इंडिया से नहीं आता। ओके, इंडिया का खुद का नहीं है, वो आता है यूएई से। तो यही होता है इंटरडिपेंडेंस। अब जब दो नेशन एक दूसरे के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो ज़रूरी है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, कुछ गाइडलाइंस हो, तो इसीलिए बनाई जाती है फॉरेन पॉलिसीज। उसके बारे में एक कंप्लीट न्यू चैप्टर है जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट बिलो। You can also follow us on our social media handles.